गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ठीक है। और कहाँ है लिखने के लिए? जाने दीजिए। अब ऐसा कंडीशन हो गया है। ठीक है। खैर आज हम उनको बोल भी देंगे। ये बोर्ड ग्रीन होता है, इसको ग्रीन कर दीजिए। हाँ ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस। कलर चेंज करते हैं। फोटोसिंथेसिस। और क्या है कि एक जमाने में बहुत ही ड्रेडेड टॉपिक रहा था फोटोसिंथेसिस। यानी किसी भी तरह का इंटरव्यू, किसी भी तरह का कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अगर यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, लेक्चरर का हो, सारे कंडीशन में द बेस्ट क्वेश्चन क्या होता था? फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, रेस्पिरेशन, यानी सबसे फेमस टॉपिक। ठीक है। आज के डेट में इसी फोटोसिंथेसिस को जब हम पढ़ाते हैं तो ये एक ट्रिफल्स है। ट्रिफल्स है मतलब कि अगर दिमाग अगर सही रहे तो जस्ट यू आर एबल टू कमांड एवरीथिंग व्हाट इज टेकिंग प्लेस। ठीक है। तो थोड़ा सा हम रिवाइंड करते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ाया। हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो दो भाग में बटा हुआ है, और वो एक है लाइट रिएक्शन, और दूसरा जो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ऐसा बात हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इस तरह का ऐसा बात हम कहते हैं। और बहुत सारे लोग बस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को आंख बंद करके लोग कहना क्या सीखेगा कि ये डार्क रिएक्शन है। बेसिकली ये एक मिसनॉमर है। अगर हम इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन तो वो गलत नाम है। गलत नाम इसलिए है कि डार्क में ऐसा बात नहीं कि अंधेरा में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, अंधेरा में डार्क रिएक्शन हो रहा है। डार्क रिएक्शन का मतलब है, या लाइट, डार्क रिएक्शन का जो एग्जैक्ट नेम है वो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। का मतलब उसके लिए लाइट का जरूरत नहीं रहेगा। ठीक है, लाइट के बिना होगा का मतलब ऐसा बात हम नहीं कह रहे कि अंधेरा में होगा, रात में होगा। तो कुछ ऐसा बात कहने का जरूरत नहीं कि वो डार्क रिएक्शन है। वो क्या है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। अब है क्या, समझना क्या है लाइट रिएक्शन में हो क्या रहा है प्लांट बॉडी में। तो प्लांट बॉडी में क्या हो रहा है कि यहां पर हम लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं। लाइट एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं लाइट रिएक्शन में। क्या चीज में कन्वर्ट करते हैं? NADPH प्लस ATP। और ये एक फेमस MCQ क्वेश्चन है, इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग पावर। और इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, ऐसा बात हम बोलते हैं। ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग पावर और केमिकल एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि विद्यार्थी एक बात समझना है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्रकृति में फ्रीली मिलता है। ठीक है। H2O भी प्रकृति में फ्रीली मिलता है। ठीक है। लेकिन जब हम इसमें लाइट एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, लाइट एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हो जाता है? कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड डेवलप हो जाते हैं और ये बना देता है C6H12O6। और जब उतना एनर्जी इन्वॉल्व हो जाता है तो प्रकृति में ग्लूकोज फ्रीली नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है फ्रीली? जैसे घर में अभी गर्मी का दिन आ गया तो सबसे फेमस चीज घर में क्या होगा? ग्लूकोज। ठीक है। हम गर्मी से जाएंगे और पानी में 2 चम्मच ग्लूकोज डाल करके पिएंगे एंड वी विल बी रिफ्रेश्ड। ठीक है। लेकिन वो ग्लूकोज का डब्बा अगर खुला रह जाए गलती से तो क्या होता है? मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो ढेला ढेला हो जाएगा, उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आसानी से रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर सकता है।
तो रिएक्ट कर सकता है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट यानी अगर ये ग्लूकोज है तो ये ग्लूकोज प्रकृति में आप फ्रीली नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम इसमें इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी को इन्वेस्ट कर दिए हैं कि इसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही लो है। पहले एक बात ध्यान से समझना है, क्या है ना कि बात को समझने के लिए दिमाग में एक लेवल होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम क्या रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जैसे यहां पर है कागज भी और यहां पर है ऑक्सीजन भी, लेकिन आग कहां लग रहा है? आग तो नहीं लग रहा है। आग कैसे लगेगा? जब हम सलाई का तिली जला करके और कागज में सटा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का एक्टिवेशन एनर्जी अभी इतना लो है कि रूम टेम्परेचर पर वो सब रिएक्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब जब हम सलाई का तिली लगा करके जलाएंगे तो उसके एक्टिवेशन एनर्जी को, यानी उसका जो अपना जो एनर्जी है उसको इस लेवल पर उठा देंगे कि वो ऑक्सीजन से बाइंड अप करने लग जाएगा और वो आग लग जाएगा। आ रहा है समझ में? तो जो आग लग गया, जैसे मान लेते हैं ये लकड़ी है, ये लकड़ी कैसे बना है? फोटोसिंथेसिस के कारण बना है, प्लांट से बना है। तो प्लांट से बना है तो ये लकड़ी को हम जब जलाएंगे तो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा। तो हीट कहां से निकला? आपको पता है ना कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। एनर्जी क्या होता है? सिर्फ अपना फॉर्म चेंज करता है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो जाहिर है कि यहां पर लकड़ी को जलाने से आग क्यों प्रोड्यूस होगा? क्यों ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा? क्योंकि यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक होंगे और ब्रेक होकर के वो CO2 और H2O बनाएगा। यानी यहां पर हम CO2 और H2O को जोड़ रहे थे और जोड़ करके हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का निर्माण किया है। इसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से इस तरह का अरेंजमेंट होगा, यानी उसके प्लांट का बॉडी का निर्माण होगा। और इसी प्लांट बॉडी को जब हम जलाएंगे तो फिर यहां पर हीट क्यों प्रोड्यूस होगा? क्योंकि लाइट एनर्जी जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में बाउंडेड है वो यहां पर लिबरेट होने लगेगा और वही लाइट एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में लिबरेट होगा। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस और नॉट? ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब देखना है ऑनलाइन, इज देयर एनी प्रॉब्लम? आज शॉर्ट में रिपीट कर दीजिए सर। हाँ ठीक है, वाह, यही तो काम कर रहे हैं राजकुमार, इसलिए तो रिवाइंड कर रहे हैं। हमको पता है ना कि क्या कंडीशन है। तो तो इस तरह का बात हो गया। ठीक है, अब हम कह क्या रहे हैं कि लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, ध्यान से समझना है। लाइट एनर्जी प्लांट में एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पर कि प्रकृति में फ्री ऑफ कॉस्ट जो लाइट एनर्जी मिलता है उस लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी जब हम पहला क्लास जब फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाए थे तो हमने आपको कहा था कि अगर आज हमारे पास फोटोसिंथेसिस का इतना सारा नॉलेज है कि हम चाहें तो फैक्ट्री में ग्लूकोज का निर्माण कर सकते हैं, हमारे पास इतना नॉलेज है। ठीक है, उसके लिए हमको प्लांट पर डिपेंडेंट होने का जरूरत नहीं है, हम खुद फैक्ट्री में बना सकते हैं ग्लूकोज और गेहूं बना सकते हैं, आटा बना सकते हैं, एवरीथिंग कर सकते हैं ऐसा। लेकिन क्या वो आटा इतना सस्ता होगा जितना सस्ता आज हमको मिल रहा है? आज अगर हमको मिलता है 28 रुपए किलो आटा, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी का या किसी भी तरह का एनर्जी जो मैन मेड है, अगर हम उसका इस्तेमाल करके अगर हम आटा बनाएंगे तो उसका कीमत कम से कम आज के डेट में 140 रुपए पर केजी होगा। ठीक है, तो उसी बात को प्लांट क्या करता है कि प्रकृति से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और केमिकल एनर्जी क्या चीज है? NADH एंड NADPH प्लस ATP। इसको हम बोलते हैं क्या? पहला नाम होता है रिड्यूसिंग पावर और इसका दूसरा नाम क्या होता है? केमिकल एनर्जी। यानी लाइट एनर्जी का कन्वर्सन केमिकल एनर्जी में हो गया। अब ये केमिकल एनर्जी जो है ये क्या होगा? ये इस्तेमाल होगा C3 साइकिल में। यानी यही चीज इस्तेमाल कहां पर होगा? अब C3 साइकिल में। तो पहले इतना बात जो है समझाया, उसके बाद हम फिर से आपको लेके चल रहे हैं कि NADPH और ATP कैसे बना, जिसमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हम आपको समझाते हैं और हम सिर्फ समझाएंगे एंड देन आई विल आस्क यू। हाँ नहीं,
ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी का इस्तेमाल हम C3 साइकिल में करेंगे, यानी दिस एनर्जी विल बी यूज्ड इन C3 साइकिल। ठीक है, हाँ, वो उसको बोलते हैं काल्विन साइकिल, वो हम बताएंगे, अभी तो पढ़ाए नहीं है आपको, खाली नाम लिखा है। ठीक है, तो हम इसको हटा रहे हैं बोर्ड पर से। मनीष महतो, सुनीता कुमारी, राजकुमार। ठीक है, राजकुमार जो है इसी रास्ते पर हम हैं। और सारा बात को बात है कि एक बार जब रिपीट करेंगे तो उसी तरह से रिपीट करेंगे जैसे पहली बार पढ़ा रहे थे, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिटा रहे हैं, अभी मिटा दें। ठीक है, हालांकि मिटाने का जरूरत नहीं था, हम ऐसा करते, मिटाते नहीं हैं, इसको हम ऊपर कर देते ताकि किसी को जरूरत हो तो फिर से उसको लाया जा सके, ये तो अच्छा बात है। ठीक है, अब देखिए कि हमने कहा विद्यार्थी कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो हमने कहा कि ग्रीन प्लांट में होता है, ग्रीन प्लांट। ठीक है, पहला बात, ग्रीन प्लांट में क्या चीज है, तो वो है लीफ। लीफ में क्या चीज है, तो वो है पैलिसेड पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो हम क्या बताए कि पिछले ही क्लास में मेरा एक आदत है बहुत ही बेसिक, ABCD से पढ़ा करके सीधे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर लेकर के जाना, और उसके बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या करें कि कोई पूछा कि फोटोसिंथेसिस कहां होता है, तो हमने कहा ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट में क्या था, लीफ। लीफ में कहां पर हो रहा है, पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। ठीक है, अब जो है कि ये जो स्पंजी पैरेन्काइमा, अगर मान लेते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा को हम यहां से ऐसे ड्रॉ करते हैं हमको लगा कि ऑनलाइन क्लास में थे। क्या नाम है? हाँ, तो हमको लगा ऑनलाइन क्लास में थे, इसलिए ठीक है। कहने का मतलब कि मेरे आदत से अपनी आदत को नहीं बदलना है मेरे आदत से अपनी आदत को नहीं बदलना है का मतलब कि एक दो क्लास में हम नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा लेट ही हो सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, हम राइट टाइम ही होंगे, मैक्सिमम जो समय होगा उसमें हम राइट टाइम होंगे। कभी कभी ऐसा होगा जो आपको पहले से पता होगा कि हम लेट हो रहे हैं, यानी आपको पता हो जाएगा क्लास में कि हम लेट हो रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन जब आएंगे तो समय से आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम कह रहे हैं कि पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा में एक सेल को हम लिए, और एक सेल को लेकर के हमने कहा कि ये पैलिसेड पैरेन्काइमा है। प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या, कि इसके सेंटर में क्या होगा, वैक्यूल होगा। ये सब बात भूलना नहीं है, ये सब क्या होता है, ABC ऑफ बायोलॉजी है, वैक्यूल होता है। प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसके सेंटर में क्या होगा, वैक्यूल होगा। अब है कि यहां पर क्लोरोप्लास्ट है, यहां 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 क्लोरोप्लास्ट है। तो क्या होता है विद्यार्थी कि जब हम सेल में, जब हम उसके प्रोटोप्लाज्म के डिफरेंशिएशन को समझते हैं तो हम दो तरह का टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। एक का नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लाज्म। क्यों इसको बोलेंगे क्रोमोप्लाज्म? अगर मान लेते हैं, ध्यान से सुनिए, कि अगर ये क्लोरोप्लास्ट अगर सेल के सेंटर में रहेगा तो लाइट को पेनेट्रेट करने में तो वक्त लगेगा, और तब उसके लिए फोटोसिंथेसिस करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि नॉर्मली जब इस तरह के पिगमेंट होते हैं जिसको कि लाइट को कैच करना है, तो वो क्या करता है कि वो उसके पेरिफेरल रीजन में होता है। अब प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसके सेंटर में कुछ नहीं रहेगा, क्या रहेगा, वैक्यूल रहेगा। सारे ऑर्गेनेल उसके पेरिफेरल रीजन में रहेंगे, न्यूक्लियस भी यहां रहेगा, न्यूक्लियस भी यहां रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया यहां रहेगा, क्लोरोप्लास्ट यहां रहेगा। और हमको अभी इस
चैप्टर में क्या बात पर ध्यान देना है, वो है क्लोरोप्लास्ट। तो हमने कहा कि ये है क्लोरोप्लास्ट, तो अब हम कह रहे हैं क्या कि फोटोसिंथेसिस कहां हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये बात हो गया। आ रहा है समझ में कि हम कहां से पहुंचे। अब हम समझे कि कहां हो रहा है फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, अब हम क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं, तो इसको हम ऊपर कर रहे हैं। अगर हम क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं तो यहां पर एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। पहले क्लोरोप्लास्ट को विजुअलाइज कीजिए, पिछले क्लास में पढ़ाया था, और इस बात को रिवाइंड करते हुए हमको इसलिए प्रॉब्लम नहीं हो रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि ऑल दिस थिंग्स आर वेरी टेक्निकल, और एक बार में अगर कोई विद्यार्थी इसको कमांड कर ले तो वो बहुत बड़ा बात है, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए जब रिपीट कर रहे हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। बात है ना कि आप पिछले क्लास में नहीं थी। हाँ तो कोई बात नहीं। क्या होता है कि जब हम ग्रीन प्लांट के लीफ को देखते हैं तो हमको इस तरह का चीज नजर आता है। यह है एपिडर्मिस, यह है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के भीतर नीचे जो होता है ये इस तरह का, इसको हम बोलते हैं पैलिसेड अरेंजमेंट, और इसको हम बोलते हैं पैलिसेड पेरेन्काइमा। और पैलिसेड पेरेन्काइमा के भीतर जो है ये स्पंजी पेरेन्काइमा होता है। ये डाइकॉट प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। डाइकॉट प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जहां पर कि जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं, लीफ के जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होता है, और ये होता है पैलिसेड, पैलिसेड पेरेन्काइमा, और ये हम इसको बोलते हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। अगर ये सेल जैसा आपको नहीं दिख रहा है तो डोंट वरी, हम लोग ऐसा ऐसा काम करेंगे, अब ये सेल जैसा दिखेगा। ये सब है एयर स्पेस। ठीक है, और ये है पहली बात है, कॉन्सेप्ट सीखना है। पैलिसेड अरेंजमेंट का मतलब होता है साइड बाय साइड प्लेसमेंट, यानी कोई ऐसा लंबा चीज है तो एक साइड में यहां रखे, फिर यहां पर रखे, फिर यहां रखे, तो वो अरेंजमेंट पैलिसेड कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर सेल उसी तरह से रखा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं हम पैलिसेड पेरेन्काइमा। और स्पंजी पेरेन्काइमा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा है, इसको हम बोलते हैं स्पंजी पेरेन्काइमा। और दिस इज द कंडीशन ऑफ डाइकॉट प्लांट वेयर ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्पंजी पेरेन्काइमा एंड पैलिसेड पेरेन्काइमा। लेकिन अगर मोनोकॉट प्लांट में बात करेंगे तो फोटोसिंथेसिस कहां होगा, तब होगा मेसोफिल। यानी मोनोकॉट प्लांट में जो ग्राउंड टिश्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेसोफिल। तो हम लिख देते हैं, हम जानते हैं विद्यार्थी के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। बेसिकली ये जो हम पढ़ा रहे हैं दिस इज अबाउट डाइकॉट प्लांट, और डाइकॉट प्लांट में लीफ का जो ग्राउंड टिश्यू है, ये ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड होता है पैलिसेड एंड दूसरा जो होता है ये होता है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में। लेकिन अगर हम मोनोकॉट का बात करते हैं, तो मोनोकॉट में जो लीफ का जो ग्राउंड टिश्यू है ये अनडिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू होता है, अनडिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू होता है, और उस अनडिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू को हम बोलते हैं मेसोफिल। तो अगर आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा कि इन मोनोकॉट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल photosynthesis is taking place, so you have to choose the correct option, and that is what, mesophil. But if it is written that there is a dicot plant, so in case of that dicot plant where photosynthesis is taking place, so just you have to mark the palisade parenchyma or spongy parenchyma. All of you are getting this or not? ठीक है, तो ये बात हो गया। अब ये है जो हम प्लांट एनाटॉमी के बारे, अच्छा ठीक है। ऑनलाइन सर टोटल वीडियो नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम है? राजकुमार क्या प्रॉब्लम है? टोटल वीडियो नहीं मिल रहा है मतलब, टोटल वीडियो नहीं मिल रहा है का मतलब क्या हुआ?
ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, अब दिख रहा है। राजकुमार, यू आर गेटिंग दिस? बोलो ना फास्ट, तब ना समझेंगे। पहले का वीडियो नहीं मिल रहा है? अच्छा, वो अपलोड किया हुआ वीडियो। ओके ओके, तब हम उसके बारे में बात करेंगे राजकुमार, नीचे आज ही। ठीक है, वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम आपको ये भी बात समझा दिए, और वो अच्छा हुआ कि आपने पूछा और हम आपको इस तरह से बात को समझा सके। अब है, हम कहना क्या चाहते थे कि हम क्या करते हैं कि यहां से इस तरह से ऐसे चीजों को सिलेक्ट करके, और थोड़ा सा ये सब हम आपके कहने पर हमने आपको समझाया, तो हम इतना को डिलीट कर देते हैं। और डिलीट करके हम आपको फिर से कह रहे हैं कि यहां पर क्या हमको क्लोरोप्लास्ट में दिखता है? हमको दिखता है ग्रैना। ग्रैना, ग्रैना, जो कि क्या है? स्टैकिंग ऑफ थाइलेक्वाइड है। और उसके बाद हम इसमें क्या देखते हैं कि ये होता है फ्रेट मेम्ब्रेन, और फ्रेट मेम्ब्रेन जो है इसके साथ ऐसे जुड़ा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये है, इसको हम बोलते हैं ग्रैना। और इसी में इसका सर्कुलर डीएनए होता है, इसी में इसका अपना मैसेंजर आरएनए होता है, इसी में इसका अपना राइबोसोम होता है। ठीक है, और ये सब जो है प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट जो इसके भीतर होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है, तो स्ट्रोमा है, और इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रैना। ग्रैना। और ग्रैना के एक यूनिट को, यानी 1 यूनिट ऑफ ग्रैना जो है, ग्रैना क्या कहलाता है? थाइलेक्वाइड। हाँ, वेरी गुड, थाइलेक्वाइड, बहुत अच्छा। आई एम सो हैप्पी, इसलिए कि हमको क्लास से रिस्पॉन्स मिलना, वो हमको बहुत खुशी देता है। हम वैसे क्लास में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, जैसे है कि हम चाहे किसी भी क्लास में पढ़ाते हो, किसी भी तरह का विद्यार्थी हो, कोई एक भी आवाज नहीं कर सकता क्लास में, कभी भी नहीं, आज तक नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, लेकिन अब हम आज के डेट में समझने लगे हैं कि इफ ऑल ऑफ यू आर सिटिंग क्वाइटली, मीन्स all of you are not getting 100% in the class. You are sitting quietly and just quietly you are noting everything. क्यों हम कॉपी में क्यों नोट करते हैं? मेरे दिमाग में बात रहता है कि अभी याद नहीं होगा तो हम बाद में पढ़ेंगे। वो बाद में दिन कभी नहीं आता, कभी नहीं आता है। ठीक है, हम एवरीडे क्लास में आकर के क्या समझाते हैं कि देयर शुड बी ऑलवेज मेंटल रेडीनेस। मेंटल रेडीनेस का मतलब कि हम 1 घंटा में, ठीक है, 100% बात है कि आज तो हम बहुत सारे बात को रिपीट कर देंगे, का मतलब आज का आउटपुट क्या होना चाहिए कि हम जो 2 क्लास में जो पढ़ाए वो हमको पूरी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, उस याद को, जैसे मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं, हम जब सोने जाते हैं तो हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। इंट्रोस्पेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि हम सोचते हैं दिन भर का, हम दिन भर में क्या किया। ठीक है, हम सारे बात को सोचे, आज हम ये बात पढ़े, ये बात पढ़े, ये बात पढ़े, फिर हमारा दिमाग सोचा कि जितना बात पढ़े क्या याद है? क्या याद है? तो आपका दिमाग कहा कि नहीं, हम तो ये बात भूल गए। तो आपके बगल में वो कॉपी होना चाहिए जहां पर आपने लिखा है, उसी समय उसको खोल करके देखिए और शांति से फिर से सोइए। यह है तरीका पढ़ने का। हम अगर मान लेते हैं कि हम लगातार बोले जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं, ठीक है, आपका काम है, आपको लग रहा है कि नहीं तो सब छूट जाएगा, और हम कंटिन्यूअसली लिखते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि जिस समय हम कंसंट्रेट करके लिख रहे हैं, यू आर नॉट लिसनिंग माई वर्ड्स, और हम वो चीज लिखते हैं जो ब्रोकन लाइन में होता है। यानी जब हम पूरा लाइन बोल रहे हैं तो उसका एक बात बोर्ड पर हम लिखते हैं। तो अगर उस तरह से आपने कॉपी पर नोट कर लिया, यू आर नॉट गेटिंग द थिंग। याद रहे, तरीका जुड़ना है, मन से पढ़ना है, ध्यान देने, खाली लिखना नहीं। जैसे मान लेते कुछ बात अगर आप सुन रहे हैं और कुछ बात नहीं लिख पाए तो आप बोलिए कि सर डिलीट मत कीजिए, हमको दिखाइए, हम नोट कर रहे हैं। ठीक है, ये बात होना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, क्या बात कर रहे हैं
कि ग्रेना और ग्रेना के एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, थाइलेक्वाइड, और आपके तरफ से जवाब आया, आई एम सो हैप्पी। ठीक है, तो हम इसको अब क्या करते हैं कि इसको मिटाते हैं, मिटा रहे हैं। ठीक है, और अच्छा मिटाते नहीं हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, बोर्ड का तो कोई कमी है नहीं, तो मिटाने का क्या फायदा। अब हम क्या कह रहे हैं कि एक थाइलेक्वाइड को हम बाहर निकाले, ये है अब हमारा थाइलेक्वाइड, देखो थाइलेक्वाइड है ये क्या है, थाइलेक्वाइड। एक थाइलेक्वाइड को जब हम बाहर निकाले तो हम उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये पार्ट है, ये हमारा, ये ऐसे ड्रॉ किए। अब हम आपको दिखाए भी थे कल कि ये एक्चुअली ऐसा है। ठीक है, इसी का ये डबल मेम्ब्रेन है जो हम ऐसा बना रहे हैं, लेकिन हमने क्या कर दिया कि खाली उतना ही ड्रॉ किया था। लेकिन आप पूरे थाइलेक्वाइड को देखिए, थाइलेक्वाइड ये दो लाइन जो बना हुआ है, हम आपको कहना चाहते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हम आपके लिए यहां पर बना देते हैं। ठीक है, और तब आपको मानना है कि ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या चीज है, इसमें दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, यानी दो फोटो सिस्टम है। एक है फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 2 680 nm को, ये सब फैक्ट है, nm के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और दूसरा है PS1 जो 700 nm के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये इसको फोटो सिस्टम, या इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम, LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा है नीचे सही में। ठीक है, ठीक है, फिर से नहीं, अरे बाबा इसमें दो तरह का फोटो सिस्टम होता है। फोटो सिस्टम को हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 है और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 है, यानी फोटो सिस्टम को हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो क्या है कि अब जो है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का एक फिगर हम आपको यहां पर बताते हैं। वो ऐसा एक चीज है, एक फनेल है और एक ऐसा चीज ये है। ठीक है, ऐसा कॉम्प्लेक्स है। इसमें ऐसा कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीज है, यहां पर एसेसरी पिगमेंट है, एसेसरी पिगमेंट है। ठीक है, और यहां पर रिएक्शन सेंटर है, ये रिएक्शन सेंटर है। रिएक्शन सेंटर में क्या है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। अब देखिए विद्यार्थी, सबसे पहले दिमाग में एक बार डालना है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो बिना क्लोरोफिल ए का नहीं हो सकता। अगर मान लेते हैं हम ब्राउन एल्गी का बात करेंगे, तो ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी होता है। अगर हम बात करते हैं रेड एल्गी का, तो वहां पर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी होता है। आ रहा है समझ में। अगर हम कहते हैं ये रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी के बारे में अगर हम बात करें, तो वहां पर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी होता है। हाँ हाँ, तो नहीं, तो कहा तो कि क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, ठीक है, सी होता है, डी होता है, जैंथोफिल होता है, कैरोटीनॉइड होता है, क्यूकोजेंथिन होता है, इस तरह का चीज होता है। तो वो क्या है कि क्लोरोफिल बी, जैसे यहां पर क्या है क्लोरोफिल बी, यहां पर क्या है जैंथोफिल, यहां पर क्या है कैरोटीन, ठीक है, और यहां पर क्या है खाली सिर्फ क्लोरोफिल ए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम यहां पर ऐसा बनाए और हमने कहा कि यहां पर है फोटो सिस्टम 2 PS2, यहां पर है एसेसरी पिगमेंट और यहां पर है इस तरह का चीज। ठीक है, एसेसरी पिगमेंट और ये इस तरह का कंडीशन है। अब है कि हम कह रहे हैं कि ये जो है लाइट एब्जॉर्ब करने का एक सिस्टम है, लाइट एब्जॉर्ब करेगा, लाइट एब्जॉर्ब करेगा। ये
कौन एब्जॉर्व करेगा? ये सारा एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को, हमने आपको कल के क्लास में क्या बात कहा था कि जो विजिबल लाइट है वो कितना है, विजिबल लाइट का वेवलेंथ कितना होता है? वो होता है 400 से 700 nm। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और PAR कितना होता है? हाँ 340 टू 760 nm। वेरी गुड। वाह वाह, हम जो जैसा बात सोच रहे थे ना, क्लास में बहुत ही बेहतर इंप्रूवमेंट होगा। जस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा। और बायोलॉजी जो है कुछ ऐसा चीज नहीं है कि हम एकदम क्वाइटली पढ़ करके बस सुने जा रहे हैं। आर्ट्स नहीं है ये साइंस है। बायोलॉजी एक बहुत ही झटका देने वाला सब्जेक्ट है। झटका देने वाला सब्जेक्ट क्या है? विद्यार्थी पढ़ करके उसको कहेगा कि वो बहुत आसान है, लेकिन हम जानते हैं जब वो MCQ बनाएगा तो ही एंड सी इज वेरी मच प्रोन टू मेक वेरियस टाइप ऑफ मिस्टेक्स। ये है कंडीशन बायोलॉजी का। अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वो श्योर शॉट है। इफ आई एम अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड जस्ट आई एम अवेयर ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, देन डेफिनेटली आई विल एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। लेकिन बायोलॉजी उस तरह का चीज नहीं है। इफ यू आर नोइंग द एग्जैक्ट फैक्ट, you are going to answer that question, and if you are not aware of that fact, you are not able to answer that question. बहुत सारे क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है तो उसमें देखना है कि ये PAR क्या है, 340 और 760। इसको PAR को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, ठीक है। और फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस का मतलब है कि ये 340 से लेकर के 760 nm के लाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है? ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और इसके बारे में हमने आपको क्या कहा है कि ये नॉर्मली 680 nm के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इस रेंज में लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फिर हमने क्या कहा था कि लाइट का जो एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो है फोटोन, पार्टिकल कॉन्सेप्ट। तो पार्टिकल कॉन्सेप्ट में हम क्या कहते हैं कि सन से जो पृथ्वी पर एनर्जी जो आ रहा है वो पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में आ रहा है। और वो पैकेट ऑफ एनर्जी क्या चीज है? हाँ, फोटोन, ठीक है। और फोटोन का डेफिनेशन कल हमने आपको बताया था। फोटोन का मतलब होता है दैट मच ऑफ एनर्जी विच इज एबल टू लिबरेट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट, जिसको हम बोलते हैं फोटोन। फोटोन इज दैट मच ऑफ एनर्जी विच इज एबल टू लिबरेट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फोटोन। तो क्या हो रहा है कि एक बार में, हाँ जी, फोटोन जो है पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी है। लिखिए, फोटोन क्या चीज है? पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी है। पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी है। और ये एनर्जी इतना है कि कैन लिबरेट वन इलेक्ट्रॉन from outermost orbit of an element। ऐसा बात हम लिख सकते हैं। लिखे कैन लिबरेट वन, यानी हमने कहा कि ये फोटोन जो है कैन लिबरेट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost orbit of an element। क्या गर्मी लग रहा है? ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। ठीक है, तो इतना बात हो गया। अब हम इसमें से कुछ एक बात को डिलीट कर देते हैं, और डिलीट करके हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो है इतना दूर का जो कंडीशन है इसको हमने डिलीट कर दिया। और यहाँ पर जो हम आपको समझाए हैं इसको हम डिलीट कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमने आपके लिए लिखा है इसको हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा कंडीशन है। यहाँ पर भी जो हमने आपके लिए लिखा है इसको हम चाहते हैं कि ये डिलीट हो जाए,
ठीक है, ऐसा है। ठीक है, अब देखना है कि यहां से अगर ये 4 फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, का मतलब 4 फोटोन लाइट ऑफ को एब्जॉर्ब कर लिया, तो सारा एनर्जी गया क्लोरोफिल ए के पास। क्लोरोफिल ए से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, क्योंकि ये कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया था, 4 फोटोन। 4 फोटोन एब्जॉर्ब किया, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला, और बाहर निकला तो इसको कौन रिसीव किया, थियोफाइटीन। कौन रिसीव किया, थियोफाइटीन। अब थियोफाइटीन से निकला तो कहां गया, प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन से कहां पर गया, साइटोक्रोम B6F। ठीक है, वहां पर से कहां गया, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन से कहां गया, फोटोसिस्टम 1। फिर यहां से गया फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन से निकल करके कहां गया, NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज। ठीक है, तो यहां से आया। अब है NADP रिडक्टेज से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो क्या हुआ कि ये जो है NADP को और प्लस H+ को एसोसिएट करके ये क्या बनाया, NADPH बना दिया। हो गया। तो ये है कि इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला, 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 और यहां से बाहर हो गया। तो क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन, अब यहां पर भी हम कह रहे हैं कि एसेसरी पिगमेंट है, यहां पर कह रहे हैं एसेसरी पिगमेंट, यहां पर भी क्लोरोफिल ए है, ये भी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये है फोटोसिस्टम 1 PS1। PS1 जो है 700 nm के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना है कि विद्यार्थी जिसके लिए ये छूटा हुआ है, यानी हम इसको क्या बोलते हैं, PHEO, इसको हम बोलते हैं PQ, इसको हम बोलते हैं C/T B6F, इसको हम बोलते हैं PC प्लास्टोसाइनिन, इसको हम बोलते हैं फेरेडॉक्सिन। ठीक है, PC जो है यहां पर लिख देते हैं कि PHEO का मतलब होता है थियोफाइटीन। PQ का मतलब होता है, प्लास्टोक्यूनोन। और यहां पर जो होता है उसके बाद जो है C/T को हम बोलते हैं साइटोक्रोम। C/T को हम बोलते हैं साइटोक्रोम। क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम। B6F उसके साथ चलेगा। PC का मतलब होता है प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, और फेरेडॉक्सिन तो पूरा पूरा लिखा हुआ है, और उसको हम बोलते हैं NADP रिडक्टेज। इसको हम बोलते हैं NADP रिडक्टेज। ठीक है, सारा नाम आ गया आपके पास। ठीक है, अब है, ध्यान से सुनिए, यहां से जो ये कंडीशन दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, एक रिडॉक्स रिएक्शन दिख रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब कि यहां से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, क्लोरोफिल ए का ऑक्सीडेशन है, थियोफाइटीन का इलेक्ट्रॉन रिसीव करना, थियोफाइटीन का रिडक्शन है, फिर से थियोफाइटीन से इलेक्ट्रॉन का निकलना, थियोफाइटीन का ऑक्सीडेशन है, और इलेक्ट्रॉन का प्लास्टोक्यूनोन द्वारा रिसीव करना, तो उसका रिडक्शन है। हाँ, एक साथ, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यस, है इतना लेट, ठीक, ओ गॉड। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम कल ही का बात रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो पहले थोड़ा शांत होकर के बैठिए, एंड देन यू विल एबल टू लिसन एवरीथिंग। हम जानते हैं मेरे लिए पढ़ना और पढ़ाना जो है एक बहुत ही सैक्रेड वर्क है,
जिसको बहुत तरीके से किया जा सकता है, जैसे तैसे नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है, और जैसे तैसे पढ़ने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और जैसा तैसा काम करके जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए पढ़ने का फिर जरूरत नहीं है। ठीक, आदमी पढ़ करके बड़ा नहीं बनता, बिना पढ़े बड़ा बनता है। जैसे नरेंद्र मोदी, अरे प्रधानमंत्री ना बड़े आदमी है भाई, राष्ट्रपति ना बड़ा आदमी है। ठीक है, तुम सोचो, राष्ट्रपति बनने के लिए पढ़ने लिखने का जरूरत नहीं ना है, नेता बनने का जरूरत है। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन बन जाता है? आज के डेट में एक परंपरा हो गया है कि जो पढ़ा लिखा उसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाते हैं, लेकिन मिनिस्टर कौन बनता है? जो 2-4 बार जो है वो विधायक का इलेक्शन लड़ा, एमपी बना, उसका गवर्नमेंट बन गया और वो एजुकेशन मिनिस्टर बन गया। ठीक है, तुम जानते हो वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी के हेड होते हैं वो डॉक्टरेट होता है उनके पास। और चांसलर को किसको कहा जाता है? राज्यपाल को। राज्यपाल कौन आदमी होता है? जो पार्टी का बोनाफाइड आदमी है, एक बार एमपी का इलेक्शन जीता है, पार्टी का बहुत सेवा कर रहा है, और पार्टी अब दूसरे बार में इलेक्शन में हार गया, तो पार्टी अब सोच रही कि उसको कहां प्लेस करें, तो उसको किसी राज्य का राज्यपाल बना देगा। राज्यपाल क्या होता है? चांसलर। और चांसलर क्या होते हैं? हेड ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज। तो हेड ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी कौन बनता है? देखो, नेता। आता है समझ में? इसलिए पढ़ करके, हाँ, माने जो जो कहने का मतलब वाइस चांसलर क्या है? उनका नाम है वाइस चांसलर। तो जो एक्चुअल चांसलर है, तो चांसलर राज्यपाल को कहा जाता है, और राज्यपाल एक पॉलिटिशियन है, एक पार्टी का बोनाफाइड आदमी, जो कभी विधायक रहा था, कभी एमपी रहा था, फिर हार गया, लेकिन पार्टी की सरकार बन गई, और पार्टी की सरकार बनी तो सोची कि अब उसको क्या करना है, हाँ, तो राज्यपाल बना देना है। इतना सारा राज्य है, देयर आर सो मेनी राज्यपाल। ठीक है, तो वो सब क्या है? एक पॉलिटिकल पोस्ट है। ठीक है, कभी जब लालू यादव जब चीफ मिनिस्टर था, तो लालू यादव के पीछे ब्लैक सूट में एक पीक दान लिए हुए एक आदमी ऐसे खड़ा रहता था। मालूम वो कौन था? आईपीएस ऑफिसर। उस समय ये बात बहुत हंगामा हो गया, आईपीएस जो एसोसिएशन है वो हंगामा किया कि वो इसी बात के लिए आईपीएस बना है कि लालू यादव के पीछे वो उसका पिकदान लेकर के खड़ा रहे। लालू यादव ऐसे बात करते चबाते चबाते और उसके ऐसे करके पिच उसके पिकदान में टिकता था। वो होता है पढ़ने वाला आदमी, और बिना पढ़ने वाला आदमी थूकने वाला, और थूकदान को होल्ड करने वाला कौन? पढ़ने वाला आदमी। आता है समझ में? हाँ, धोनी बनने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्रिकेटर बनने की जरूरत है। पढ़ करके कोई धोनी जैसा बड़ा आदमी नहीं बन सकता। बनेगा इसका मतलब घोटाला कर रहा होगा, और घोटाला करेगा तो तुरंत पकड़ा जाएगा। हाँ, तो ये बात समझने का जरूरत है। का मतलब कि पढ़ करके हम काम करने वाले आदमी बनते हैं, सिर्फ बड़ा आदमी नहीं बनते। वो पुराना जमाना था जब एक आदमी आईएएस बन करके बहुत खुश होता था, माँ बाप बहुत खुश होते थे कि आईएएस बन गया बेटा। आज के डेट में आईएएस कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है। ठीक है, तो काम कीजिए, और कुछ नहीं। आज कौन डरता है पुलिस वाले से? कौन डरता है आईएएस से, आईपीएस से? कुछ नहीं, नथिंग। एक जमाना था जब लोग बहुत डरते थे, बहुत रसूख होता था आईएएस आईपीएस का, अब नहीं होता। तो सब कोई रसूख नहीं होता आज के डेट में। ये बात क्यों बोले? क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं, और पढ़ाते हैं तो वो उसमें बहुत बड़ा सपना जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और उस सपना को पूरा करने के लिए ऑनेस्ट कोशिश करने का जरूरत है, ऑनेस्टली। और जब हम ऑनेस्टली कोशिश करते हैं तो वो चीज हमारे नजदीक आता है, हम उसको अप्रोच करते हैं और हम उस तक पहुंच जाते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब देखिए,
कि क्या हो रहा है, कि हमने कहा कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। प्रॉब्लम क्या हुआ कि 4 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, जब ये रिड्यूस हुआ तो ये एक काम करता है, इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन पंप। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन पंप। ये स्ट्रोमा से प्रोटॉन को जो है थाइलेकॉइड स्पेस में पंप करता है। कर दिया पंप, उसके बाद फिर से यहां से निकला और फिर यहां पर लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से और एनर्जाइज होकर निकला, फिर रेडॉक्सिन को रिड्यूस करके, और फिर जब आया एनएडीपी रिडक्टेज के पास तो ये एनएडीपी को एनएडीपीएच के रूप में कन्वर्ट कर दिया और ये एक बाई प्रोडक्ट बना। का मतलब कि ये जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है, लाइट रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या बोलते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्यों बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन? क्योंकि क्लोरोफिल ए से यहां से जब 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ये लौट करके वापस नहीं आता, ये बाहर निकल जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो अब बात हुआ क्या, ध्यान से, कोई अभी नीचे कॉपी की तरफ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं, ध्यान से सुनिए विद्यार्थी। क्या हुआ कि पहली बार में जब 4 इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां पर क्लोरोफिल ये क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब है कि अगर हमको उसके भीतरी ऑर्बिट से और इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो हमको तो फोटोन को बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा इंटेंस एनर्जी देना पड़ेगा, और ये तो प्रकृति में कांस्टेंट एनर्जी है, इतना से ज्यादा हम वोल्टेज बढ़ा नहीं सकते। बेसिकली वहां तो कोई तरीका नहीं है वोल्टेज बढ़ाने का, तो वोल्टेज तो हम बढ़ा ही नहीं सकते। तो एक्साइटेड स्टेट में और इलेक्ट्रॉन को निकालना इस 4 फोटोन में तो पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है कि इस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के निचले सरफेस पर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं WSE। क्या बोलते हैं? WSE। इसको हम बोलते हैं वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम। क्या बोलते हैं? वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम, WSE। और इसको हम बोलते हैं वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम। इसका मेटेलिक एक्टिवेटर जो होता है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है MCQ, MnCl होता है, मैग्नीज एंड क्लोरीन होता है। उसकी उपस्थिति में इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज होने से ये क्या करता है, 2H2O को ब्रेक करता है। 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और प्लस O2। यही O2 प्रकृति को चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलता है, और यह ऑक्सीजन कहां से आता है? वाटर से आता है। ये सब सारा बात पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं। ये ऑक्सीजन कहां से आता है? वाटर से आता है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। अब देखिए ध्यान से, ओहो, यहां देखना है क्या हम बात कर रहे हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन जो यहां पर लिबरेट हुआ, ये वापस चला जाता है क्लोरोफिल ए को। तो जब क्लोरोफिल ए को 4 इलेक्ट्रॉन फिर से मिल गया तो वो क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट में चला गया ग्राउंड स्टेट में। फिर से 4 फोटोन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर से 4 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा। हाँ, लगातार जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलता जाएगा, बार बार फिर से यहां पर 2H2O का फोटोलाइसिस होता रहेगा, और फिर से 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिलता रहेगा, और फिर से 4 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के बाहर जाता रहेगा। का मतलब कि हर बार ये प्रक्रिया जब हम दोहराएंगे तो क्या होगा, इस एरिया में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 4 प्रोटॉन यहां पर फ्री होगा वाटर के स्प्लिटिंग से। 4 प्रोटॉन, और ये जो है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को पंप करेगा, यानी प्रोटॉन को पंप करेगा। तो इस एरिया में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब है यही बात हम पिछले क्लास में समझाया था कि आज के डेट में भी ये समझना है, प्रकृति में जो मेम्ब्रेन बाउंड कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट का मतलब ही है बांध बनाना। आदमी कहां से बांध बनाना सीखा है? हम नदी पर बांध बना देते हैं, वहां से पानी को कंट्रोल वे में टरबाइन पर गिराते हैं, और हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं करते हैं। सेम कंडीशन यहां पर भी है कि यहां पर हमने बांध बनाया, बांध बना करके क्या किया कि यहां से प्रोटॉन को निकाल करके और थाइलेकॉइड स्पेस में लेकर के आए। जब थाइलेकॉइड स्पेस में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, केमियो ऑस्मोटिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? केमियो ऑस्मोटिक। वेरी गुड, आज हमको बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुशी। और अब हमको लगने लगा है कि हम वो परिवर्तन कर सकेंगे जो हम मन में सोचा है। पहले हमको बहुत ब्लैंक लगता था, शुरू के क्लास में जब हम पढ़ा रहे थे तो आई वाज ब्लैंक। हमको लगता था कि क्या जो हम मेरा मन चाहता है वैसा परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी।
बस पढ़ना है ऑनेस्टली, ठीक है, और हमको बस खाली रिस्पॉन्ड मिलते रहना चाहिए। क्या है, 3 बज गया? और केमिस्ट्री वाले सर नहीं आएंगे? हाँ, तो देर इज नो प्रॉब्लम, हम 15 से 20 मिनट हम इन लोग के साथ हैं। कितना समय हुआ है? 3 बज के 3 मिनट हुआ है। अच्छा, बायोलॉजी नहीं पढ़ना था?